नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी नेटवर्क और हम आपको बता दें कि ये बैटल ग्राउंड का फिनाले है और दिल्ली में हम अपने इस बैटल ग्राउंड की सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, जिसके बारे में दो लफ्ज़ और इस्तेमाल होते हैं, लुटियंस दिल्ली और खान मार्केट गैंग। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मेहमान हैं वो कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं लुटियन गैंग के। यहाँ पर उनका हम आपको परिचय सबसे पहले करा दें। हमारे साथ हैं भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी को एक नए ढंग से इस चुनाव में पब्लिक के बीच में कन्वर्सेशन का इशू बना चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरजीत भल्ला, जो बड़े पॉलिटिकल एस्ट्यूट कमेंटेटर भी हैं, डेटा साइंटिस्ट भी हैं, किताब लिखते हैं और प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं 17-18 में। और हमारे साथ हैं भारत के सबसे बड़े टेम्प स्टाफिंग एम्प्लॉयर, 4 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास। रोज़गार की बात होती है, उस पर चर्चा करेंगे। मनीष सब्बरवाल, टीम लीज के वाइस चेयरमैन। सर, आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा टीज़र दे दें कि पब्लिक कन्वर्सेशन में बदला क्या है। दिल्ली में बैठ करके दिल्ली सेंट्रिक तरीके से जिन चीज़ों को हम देखते हैं और भारत में इस वक्त जो बातें हो रही हैं वो क्या हैं। तो एक क्विक ओपनिंग रिमार्क आपका लेना चाहूँगा जयशंकर साहब, और वो ये कि इस चुनाव में पब्लिक मूड और इश्यूज़ को आपने कैसे कैप्चर किया है? उसके पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा। आपने ये शब्द प्रयोग किया लुटियंस गैंग। ये लुटियंस गैंग ये फिज़िकल जहाँ रहते हैं उसका एक मैं कहूँगा एक्सप्रेशन नहीं है। ये लुटियंस गैंग एक मानसिकता है कि बहुत सारे लोग हैं वो दिल्ली से दूर रहते हैं पर उनकी सोच जो है लुटियंस गैंग की है। तो एक विचारधारा है एक किस्म से। तो आपका प्रश्न जो है कि अभी हाउ डू यू समराइज द कैंपेन? हाँ, देखिए, एक तो मुझे लगा, मैं इस कैंपेन के दौरान करीब 12 स्टेट जा चुका हूँ और कुछ ऐसे अवसर थे जहाँ उम्मीदवारों की नामांकन थी या कुछ थे जहाँ पब्लिक मीटिंग था, कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स या फोकस ग्रुप, स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन की बहुत सारी मीटिंग्स थी। एक तो मुझे लगता है कि जो मिडिल एज और जो सीनियर लोग जो हैं उनके लिए जो परिवर्तन, पिछले 10 साल का परिवर्तन जो हुआ है, तो रिकॉर्ड जो है 10 साल का रिकॉर्ड जो है ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ये पहचानते हैं, मानते हैं, उनको लगता है कि पिछले 10 साल में इनकी ज़िंदगी बदल गई है। जो युवा पीढ़ी जो है, मुझे लगता है कि उनके मन में है कि ये ऐसी सरकार है, और ये लोग खासकर जब सरकार की बात करते हैं तो मोदी जी की बात करते हैं कि उनके कारण एक देश में एक आशा का या अपेक्षा के उनके मन में है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कि उनका भविष्य जो है वो उनको लगता है, उसके बारे में उनको ऑप्टिमिज्म है। तो कुछ लोगों के लिए होप भी है, कुछ लोगों के लिए रिकॉर्ड भी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत माने प्रैक्टिकल चीज़ें से लोग देखते हैं। और अंत में कहीं ना कहीं मेरे लिए एक अगर कहीं सरप्राइज़ का विषय है कि मैंने देखा है कितना इंटरेस्ट है देश में फॉरेन पॉलिसी। ये मुझे शुरू में ये समझ नहीं थी कि पूरे देश में, क्योंकि मैं छोटे शहरों में भी जाता हूँ और लोग जो हैं उनके प्रश्न जो हैं जो वो विदेश नीति पे होती, ये मेरी उस समय अपेक्षा नहीं थी। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस चुनाव में विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी पब्लिक कन्वर्सेशन का एक इशू बन गया। लेकिन इसका एक थोड़ा सा आर्गुमेंट को फ्लिप करें और मैं ये कहूँ कि पार्टीज़ के मैनिफेस्टो तो होते हैं और वो इश्यूज़ भी रखते हैं, लेकिन इन अ वे इस बार का इलेक्शन कई लोग कहते हैं कि ये वेवलेस था। कई लोग कहते हैं कि कोई प्रो या एंटी ऐसा आपको अपसर्ज दिख रहा हो, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट थोड़ा सा कैकोफोनस कन्वर्सेशन रही, इश्यूज़ पर फोकस ही नहीं रहा। अगर मैं आर्ग्यू करूं तो देखिए, ये भी मैंने काफ़ी देखा है कि कोई वेव नहीं है। और ये भी देखा है कि 2014 का जब वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो वेव थी, 2019 में वेव थी। तो ये जो वेव का जो मामला है ये थोड़ा प्रिसाइज नहीं है। और मेरे को तो नहीं लगता था जब 2019 में इलेक्शन हुई थी
कि ये वेव इलेक्शन है। अब वो कहते हैं जी वो वेव इलेक्शन है। अच्छा, आप जानते हैं 2014 में मेरे ख्याल 274-75 जितनी भी सीटें आई थी वो तो वेव नहीं थी। तो अब कैसे लोग कहते हैं कि वो वेव थी और इस बार वेव नहीं है? तो पहला सवाल का जवाब ये है कि वेव जो होती है जब एकदम आउटलायर होता है, एक्सट्रीम होता है। दूसरा कि इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं और जैसे इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा इशू यही है कि इनकी तरक्की कितनी हुई है लोगों की, हाउ मच हैज़ द वेलफेयर इम्प्रूव्ड। और वो मैं मानता हूँ कि जब भी देखिए जो कंट्री में जाएं, जो भी इलेक्शन में जाएं, सबका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि आपकी वेलफेयर इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। और अगर आप वो यार्ड स्टिक लें तो जो पिछले 10 साल में परिवर्तन हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, लोगों की भलाई हुई है। अब मैं लुटियंस की बात नहीं कर रहा, मैं 95-99% ऑफ इंडियंस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी तरक्की उन्होंने देखी नहीं है कभी भी जी। तो इसलिए सबसे जो वेव की आप बात कर रहे हैं उस पर वापस जाऊंगा मैं कि हो सकता है कि इस टाइम, इस वक्त, इस इलेक्शन में कि वेव मतलब कि अगर भाजपा का वोट शेयर कोई 42-43% हो जाए, जो मेरे को लगता है कि जो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि ये हो सकता है उनके अपने आप, तो वो मैं कहूँगा कि वेव है। वाओ। तो अब आपने डिस्कशन को प्रोवोकेटिव बनाना शुरू कर दिया है बाय गिविंग आउट अ नंबर दैट इट कुड बी 45% टू 42 नहीं 42 to 45% वोट शेयर फॉर बीजेपी। नो मैं 45 नहीं जा रहा, मैं 42 ही कह रहा हूँ। अच्छा, पिछली टाइम 37 हुए थे, 5 परसेंटेज पॉइंट अगर उनका बढ़ा, वो मेरे को लगता है वेव है। करेक्ट, 42% वोट शेयर का आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। एक और बात कहूँगा कि सब जने कंपेयर करते हैं कि 1952 में क्या हुआ, 57 में एट्सेट्रा, तो तब कोई 45-46-47% वोट शेयर थे। तो इस टाइम अगर आपने जो भी वोट शेयर की बात करनी है वो भाजपा एंड एलाइज की बात करनी है, क्योंकि भाजपा सारी सीटें नहीं कंटेस्ट कर रहा। तो वो अगर आप एनडीए का देखें जी, तो मेरे को लगता है कि वेल विद इन द रेल्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 46, 47, 48 एनडीए का वोट शेयर हो। बिल्कुल, जो बिल्कुल एक तरीके का बड़ा रिकॉर्ड ही होगा। हाँ। इस पर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन उसके पहले मनीष जी आपके पास जिस सब्जेक्ट पर आपकी एक तरीके से महारत है या डॉक्टरेट है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। वन इशू दैट एक्चुअली इमर्ज्ड इन दिस इलेक्शन amidst many other positives, that employment, joblessness and jobless growth, these were the phrases that were used, and there is a discerning, you can feel that sentiment among large masses that unemployment is still a challenge. Actually, unemployment has never been a challenge. बेरोजगारी 4 से 8% 1947 से है। Our problem is employed poverty. लोगों के पास नौकरी है लेकिन जो उनको वेतन चाहिए या वेजेस चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि बेरोज़गारी है तो आप हेलीकॉप्टर से पैसे फेंकेंगे, आप लोगों के जेसीबी लेके उनको चम्मच से खुदाएंगे, आप 4 दिन काम नहीं करने देंगे, 2 दिन काम करने देंगे लोगों को, क्योंकि बेरोज़गारी है। अगर आप भूखा नंगा प्यासा मानते हैं इंडिया को, अगर अनएम्प्लॉयमेंट 45% है, कोई बेकार की बातें, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया से कम है, 300 मिलियन पीपल लेबर फोर्स से चले गए हैं, अगर 45% अनएम्प्लॉयमेंट होता तो प्राइस ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा गिर जाती। सी द ओनली इंफॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी आर वोट्स एंड प्राइसेस। वोट्स का तो पता चल जाएगा जुलाई 4 को, एवरीथिंग एल्स इज अ मॉडल। इवन सुरजीत ने अभी आपको मॉडल ही सुनाया है, उसके अजम्पशंस पूछ लीजिए, आप खोद सकते हैं उनको। तो अभी प्राइसेस जो लेबर के हैं, मुझे पिछले 20 साल में प्राइसेस ऑफ लेबर सिर्फ बढ़े हैं
और सिर्फ बैंगलोर और दिल्ली में ही नहीं बढ़े हैं, कानपुर में बढ़े हैं। मेरे 5,000 सिटीज़ में एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी एवरेज सैलरी 28,000 हो गई है विद नॉन ग्रेजुएट्स, ओनली 1 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो ये जो बोलना है ना कि अगर 300 मिलियन लोग भाग गए लेबर फोर्स से, अगर 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो प्राइस ऑफ लेबर इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। And we are not joking when we have a sign outside our office that trespassers will be recruited. You may say I represent corporate India, not India. I think that is not fair, because corporate India sets the price. It sets the price for informal labor, it sets the price for informal retail, it sets the price for gig workers. So जो unemployment का जो issue है वो तो continuous issue 47 से है, अगर 4 to 8% आप माने, बट पॉवर्टी इज द इशू विच इज प्रोडक्टिविटी। सो अगर आप ये सोचें कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेबर मार्केट इशू और अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू, एटलीस्ट प्राइस ऑफ लेबर डजंट टेल अस दैट। राइट, इस पर मिनिस्टर का कमेंट लेना चाहिए जयशंकर जी। वो एक तो इसी पे कि जो अपोजिशन की तरफ से नैरेटिव बना वो 2 बातें थी, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो था बेरोजगारी, दूसरी इनइक्वालिटी, और तीसरा इशू कि इनको ये इतना बड़ा मैंडेट इसलिए चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। देखिए, मैं एक तो मनीष जी ने जो कहा मैं उसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में 46 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन ली है। कुछ तो किया होगा ना उसके साथ। आप ये भी जानते हैं कि आजकल हर रोज़ 28 किलोमीटर रोज़ हाईवे बन रहे, किसी को तो काम मिलता होगा वहाँ। 14 किलोमीटर रोज़ रेलवे ट्रैक बन रहे। जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, जब अलग अलग प्रोजेक्ट्स मैं आपको एयरपोर्ट हर क्षेत्र में आपको दिखा सकता हूँ। अगर एक साइड पर ये सब चीज़ें हो रही, कोई तो काम कर रहा होगा ना वहाँ, किसी ने तो लोन ली। तो ये जो कहना कि इतने करोड़ लोग बेरोज़गार हैं या बेरोज़गारी बढ़ी है, जैसे उन्होंने कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि देयर आर ओनली 2 फर्म इंडिसेस, वोट्स एंड प्राइसेस। वेरी इंटरेस्टिंग। अब प्राइसेस के माने गुरुजी यहाँ बैठे हैं, वोट्स के गुरुजी वहाँ बैठे हैं, तो अब उन दोनों से आप ट्रायंगुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पर जो आपका जो कहना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है उन्हें, उसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई सबको राशन मिल रहा ना। आप देखिए, आज 81 करोड़ लोगों को हर महीने 81 करोड़ लोगों को हर महीने राशन बिना लीकेज के मिलता है। अगर आप ये योजनाएं देखें, मुझे लगता है जब आप लुटियंस दिल्ली की बात करते हैं ना, लुटियंस दिल्ली वालों को, क्योंकि उनको ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ तो मिल चुके हैं, तो इस पे वो वजन ही नहीं देते। उनके लिए तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। अगर आप देखें, जल जीवन के आंकड़े देखें, आवास के आंकड़े देखें, आवास का देखिए, 4 करोड़ लोगों को घर मिला, 4 करोड़। अब आप एवरेज फैमिली साइज इंडिया में क्या 4.8 है। 4 करोड़ माने 19 करोड़ लोगों को 2014 के बाद घर मिला है। तो वो तो कहते हैं भाई मोदी जी की कृपा है कि हमें घर मिला। तो अगर घर, बिजली, पानी, राशन, हेल्थ एक्सेस, आप आयुष्मान भारत के आंकड़े देखें। आज आयुष्मान भारत के रजिस्टर्ड जो लाभार्थी जो हैं वो 34 करोड़ है। तो ये भी देखिए ना, इसीलिए जो वोट्स, कहीं ना कहीं वोट का भी कुछ कारण होगा ना, कहीं तो कुछ डिलीवर किया होगा कि बार बार। क्योंकि आप ये देखिए, भाजपा का वोट जो है 2000, और सुरजीत जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मेरे आंकड़े गलत हैं, 2009 में 19% थे, 2014 में 31% हुए, 2019 में 37.5% हुए। तो अगर 12% इंक्रीज, 5%, 6% इंक्रीज, ये इनका प्रेडिक्शन है। और मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको, पिछले चुनाव में मैं प्राइवेट सिटीज़न था, इनकी बुक रिलीज़ हो रही थी, इनके नंबर भी ठीक थे, वोटिंग परसेंटेज भी ठीक था। तो उनका कहीं
ट्रैक रिकॉर्ड है इस विषय में? नहीं, ये बड़े आर्गुमेंटेटिव हैं, बहुत एक्सट्रीम व्यू लेते हैं, डिबेट बहुत होती है और कई बार सही निकल जाते हैं। हाँ, पर जो आपका जो आखिरी प्रश्न जो था वो संविधान का, जी, देखिए आप रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि जैसे हम जो आज कहते हैं मोदी जी की गारंटी है पर मोदी जी का रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड ठीक है तो आप गारंटी पे विश्वास करेंगे, रिकॉर्ड बेकार है तो बाकी लोग कुछ भी कहें आप याद तो करेंगे कि उनके समय में शासन ने क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। तो मैं संविधान का भी मैं आपको रिकॉर्ड याद दिला देता हूँ कि जो जितने अभी तक संशोधन हुए हैं करीब 85% जो हैं वो कांग्रेस ने किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कराना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जब अगर होता भी, अगर आप दो विषय देखें, धर्म के आधार पे आरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? या आप ये मुझे बताइए 10 साल यूपीए सरकार चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में रिमोट कंट्रोल का प्राविधान है? पर रिमोट कंट्रोल तो चलाती थी सरकार, तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन भी करते इसमें हैं। सर मैं लिबर्टी लेके कह सकता हूं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो सिस्टम का इंसाइडर हूं, आप भी सिस्टम के इंसाइडर रहे हैं। तो आपने नजदीक से देखा है बिल्कुल रिमोट कंट्रोल। हाँ, पर राहुल गांधी ने जो कहा फर्स्ट हाफ में तो सच कहा। उन्होंने कहा कि मेरे दादी के समय में, मेरे पिताजी के समय में, यूपीए के समय में कुछ नहीं हुआ, जो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन था, वो मैं सच मानता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद वो सिस्टम में नहीं रहे ना, तो पिछले 10 साल का उनका एक्सपीरियंस नहीं है अंदर से, वो तो बाहर हो गए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आज आप देखें, और मैं वापस वही बात पे आता हूँ लुटेंस डेली पे, आज आप देखें देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश के मंत्रिमंडल के सदस्य, देश के संसद के सदस्य, अगर आप ये सब देखें और मुझे ये बताइए कि देश में चेंज हुआ या नहीं हुआ, कि वह वही लोग हैं, वही एलिटिस्ट लोग हैं जो 60s, 70s, 80s, 90s में आते थे। उस समय डून स्कूल गैंग की बात होती थी। बिल्कुल, अब पता नहीं कोई डून स्कूल का है ही नहीं संसद में। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और दून स्कूल के लोग अब सरकार में टॉप पोजीशंस पे, पॉलिटिकल पोजीशंस पे ज़्यादा है नहीं, और जो हैं वो ऐसी जगहों के हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने हैं, लेकिन वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल आप लोगों से लिबर्टी लेते हुए बात मैं अपने एनडीटीवी के दर्शकों से भी कहना चाहूँगा एक सवाल के रूप में, और उसका जवाब वही लोग सोचें। वो ये है कि एक एलीट होता है जो ओपिनियन बनाता है, वो आउटस्टेड हुआ है शायद दिल्ली की पॉलिसी मेकिंग से, और जो नया एलीट आ रहा है ये चिकना चुपड़ा, पढ़ा लिखा, वेस्टर्न एजुकेटेड या उस लैंग्वेज में बोलने वाला नहीं है। ये बीओपी एलीट जिसको मैं कह सकता हूँ, इसके साथ आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कन्वर्सेशन में जो नई चीज़ बदली है इसको समझने की ज़रूरत है, और इसमें हम जैसे मीडिया वाले लोग भी कई बार फेल हो जाते हैं और छोटी छोटी घटनाओं पे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। भल्ला साहब, इन्होंने जो बात कही उससे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कॉन्ट्रेरियन है। वो ये है कि मेरे और आपके बीच में एक ट्रांजैक्शन हो सकता है कि आप कुछ ले लीजिए और मुझे कुछ दे दीजिए। तो मोदी सरकार की अभी की वेलफेयर पॉलिटिक्स इंस्टेंट काम तो करके दे रही है, लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए ज़रूरी पॉलिसीज़ हैं, जो बड़ा काम करना है जिसमें लोग आकर के यहाँ पैसे लगाएं, उसमें अभी भी रोड ब्लॉक्स हैं। तो वेलफेयरिज्म विल प्ले एज अ गुड पॉलिटिक्स only up to a point. Do you agree? Okay. I will agree in the following sense. First of all, broadly, बात ठीक है। And अगर आप रोज़गारी की मैं पहले बात करूँ, which is related to what you're saying, कि सबसे ज़्यादा रोज़गारी की बढ़त हुई है 2014 to 24, और उससे पहले 99 to 2004, दो एपिसोड्स, political episodes, political rule, both by the BJP NDA। बीच में ये जॉबलेस ग्रोथ कब आया? 2004 से 2011 में जो हमारे पास सर्वेज हैं, सबसे कम रोजगारी बढ़ी। ये लोगों ने सवाल नहीं पूछा, विच इज़ रिलेटेड टू योर एलीट का जो आप सवाल कर रहे हैं, कि अभी तक लोगों ने इसकी बात नहीं की। ये कह रहे हैं कि रोजगारी नहीं है। अरे रिकॉर्ड देखो भाई। अब ये आप कह सकते हैं कि देखो सारा डेटा जो है ये गलत है, वो मैं मानता हूँ। अगर आप वो कहें
मगर वो नहीं ये करते। वो 2004 से 2011 में कहते रहते हैं कि ग्रोथ बढ़ी थी, बिल्कुल बात ठीक है, मगर ये क्यों नहीं बात करते कि उस वक्त भी जॉबलेस ग्रोथ थी। हाँ, उसके बाद अब जो जॉब फुल ग्रोथ है वो फिर कहते हैं ये है वो है। आपको मैं अनएम्प्लॉयमेंट का एक आंकड़ा बताता हूँ। हमारे पास सर्वेज हैं 1983 से, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेज। अगर आप सबको एनालाइज करें, कोई 10 सर्वेज हो गए हैं, तो 30 साल की उम्र के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1%। जो मर्जी आप साल ले लो, तो क्यों? और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप 15 से 29 साल तक हमेशा बढ़ी है। तो अगर आप आज देखें और 2019 में देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की तब थी कोई 14%, अब है 10%। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट का देखें, फास्टेस्ट जॉब ग्रोथ एवर इन इंडिया, second fastest job growth 99 to 2004. What was common? Infrastructure investment. Right. And that is likely to continue. Now, coming to your welfareism versus growth, I think we all have to take a look. This welfareism cannot go on forever. ये आप कह रहे हैं, and I would add, should not go on forever. So we have to look at, last point I want to make, ये global, जो भी आप economics की बात करेंगे, अब globalization हो गई है. So you have to look at in the context of what is happening in the rest of the world. If you want to look at youth unemployment, you look at all the other countries. 10%, 15%, 20%. And you add inflation, post-COVID No, inflation in other countries also. Inflation, we've got a very good record. Yeah. Okay? So that's not the problem. Unemployment, youth unemployment is a problem. It's a global problem, and all countries have to face, has to do with technology, has to do with various other things. So the reason the welfareism has been there, and in a very, very pronounced and successful way, is to ease this transition in the global world. And we have done it better than any other country. Any other country. सॉरी, मैं एक वन कमेंट, क्योंकि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ इस विषय पे। देखिए, आप हमारे डेवलपमेंट लेवल देखिए, हमारे यहाँ पॉवर्टी की लेवल जो थी, मुझे लगता है कि कम से कम फॉर फॉरसेबल फ्यूचर आई वुड से, ये बिल्कुल सरकार का फ़र्ज़ बनता है दैट वी प्रोवाइड द बेसिक्स टू पीपल। एंड बेसिक्स माने नॉट, बेसिक्स माने राशन, बेसिक्स माने घर, बेसिक्स माने बिजली, बेसिक्स माने हेल्थ मेडिसिन। हमें वी शुड टेक अ लेसन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो आजकल अपना हेल्थ सिस्टम मैनेज नहीं कर पा रहे, जो जहाँ एक्चुअली उनके यहाँ अर्बन पॉवर्टी लेवल्स बढ़ रही, तो और ये इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस, इसका न्यूट्रिशन का है, इसका क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का है। तो हम जो है, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि सरकार में हमारा कमिटमेंट है कि हम जो हैं, जो योजनाएं जो हैं, इसको हम आगे ले जाएंगे। अगले 5 साल के लिए जो अन्न योजना को हम बढ़ाएंगे, मुद्रा का लोन क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, उसकी संख्या भी बढ़ाएंगे, हाउसिंग का जो है वो भी हम प्रोग्राम बढ़ाएंगे। हमें लगता है, अगर देखिए ये वेलफेयरिज्म, हमें वेस्टर्न इसकी परिभाषा नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ अभी वेलफेयर की ज़रूरत है, इसके बिना आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैं तो आपसे एग्री करता हूँ कि वेलफेयरिज्म अब डेवलपमेंट मॉडल का फाउंडेशनल और लेजिटिमेट टूल है पॉलिसी के तौर पे, पर एफिशिएंट वेलफेयरिज्म, बिना लीकेज। एंड दैट योर गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड प्रीटी वेल रादर देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्री, एंड इट हैज बीन गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर आप देखें अन्न योजना, लोग अन्न योजना की इतनी आलोचना होती थी, पर अगर आप कंट्री साइड में देखें कि रूरल इकोनॉमी कितनी बड़ी है उसके कारण, अगर आज फार्मर के इनकम बढ़ गए, उसका कारण भी है कि अन्न योजना। बिल्कुल।
मनीष कुछ ऐड करना चाहते हैं उसमें? मेरा I खाली mean, एक a ही modern observe- state is a welfare state, sir. You should not finance it with debt. You should finance it with taxes. You know, you're a bad ancestor. You know, Jonas Salks was the inventor of the polio vaccine. He used to say the only question to ask yourself is, are you being a good ancestor? I think by financing a welfare state by debt, which is what is being promised, you know, these fiscal guarantees, I think we're not being good ancestors because we're stealing from our grandchildren. I think targeting and the existence of a welfare state is key because there are no such thing as poor people. There are people in poor places. गरीब लोग नहीं है, जो लोग गरीब जगह में हैं. जो एक इलेक्ट्रीशियन पटना से लखनऊ आता है उसको 2 टाइम सैलरी मिलती है. लखनऊ बालासोर से लखनऊ आ गया, लखनऊ से बैंगलोर आ गया 4 टाइम सैलरी मिल गई. दुबई चला गया 8 टाइम सैलरी मिल गई. स्विट्ज़रलैंड चला गया 25 टाइम सैलरी मिल गई. तो सेम इलेक्ट्रीशियन, उसका कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, सेम पर्सन. द पैथोलॉजी, जो प्रॉब्लम है वो पीपल इन पोर प्लेसेस का है. तो जो पीपल 3 तरह के, आप जब मैं प्लेसेस बोलता हूँ, जो एग्जाम्पल दिया, आप लोग सिटी या स्टेट का सोचने लगेंगे, लेकिन द 3 पोर प्लेसेस आर किस सेक्टर में काम करते हैं, किस फर्म में काम करते हैं और आपके पास क्या स्किल है. अगर आप सेक्टर सोचें, एग्रीकल्चर 42% ऑफ लेबर फोर्स है लेकिन सिर्फ 14% ऑफ जीडीपी है. आईटी का हम सब लोग पूजा करते हैं लेकिन राउंडिंग एरर है, 1% ऑफ लेबर फोर्स बट 8% ऑफ जीडीपी. फर्म्स देखिए तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे फॉर्मल, सबसे इनफॉर्मल से 25 टाइम का डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी का. और हम तो बीकॉम हो, सेम एज सेम क्वालिफिकेशन, हम 4 टाइम डिफरेंट सैलरी देते हैं एक बीकॉम को. तो जो पोर प्लेसेस का कॉन्सेप्ट है उसका कंप्लीटली वेलफेयर स्टेट विल हैव टू स्टे. Because we can't move people out to 42% out of agriculture. It's not a bulb that goes on, it's a gentle sunrise done over 10-20 years. So I think, you know, if the patient is in the ICU, you must give triage. But if the patient comes every day, somebody has to tell him to lose weight or quit smoking or do something, you know. So the economy is currently being put through some short-term pain for long-term gain. It is being put through a radical restructuring of which sectors people work, which firms people work, and which skills they have. And this will lead to higher productivity and prosperity in a way that we are not bad ancestors. One short-term way would be to promise everybody that we are going to bust the fiscal deficit. We don't care about macroeconomic stability. We will take public debt to GDP और to वो कुछ लोग 120%. करते हैं, आप जानते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So we are not doing that. So I would say let's stay the course. Matter of fact, fiscal deficit is declining. Absolutely, because of better targeting. ट्रू ट्रू ट्रू. इस पर वापस आएंगे कि फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा, क्योंकि अब ये मान लिया गया है कि कंटिन्यूटी है पॉलिटिकल, तो क्या होगा इस पे लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है. ये चर्चा के आखिर के हिस्से में बात करते हैं. अब थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग पर आ जाते हैं. देखिए हम लोग तो मीडिया वाले और स्टॉक मार्केट वाले क्या है कि टिक बाय टिक चेंज होता है तो उसको खबर ढूंढने की कोशिश करते हैं. पिछले दिनों कमेंट्री में ये हुआ कि फाइट है, सीट फंस गई, ये कुछ अजीब से सिली फ्रेजेस यूज़ किए लोगों ने. जो फंडामेंटल है वो ये है, एक ही नंबर मैटर करता है, वो है 272. दूसरा नंबर जो मैटर करता है, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं उनको अब बीमारी है रिकॉर्ड तोड़ने की, तो वो कहेंगे कि 304 के नीचे नहीं चाहिए. 370 तो चलिए एक कॉल है, एक आह्वान करने की बात है, तो 304 चाहिए. चौथा है 400 पार. तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, अगर आपको मुझसे बेट लेना हो तो आप कौन से नंबर का बेट लेंगे? देखिए, मैं जो है, अगर मैं नंबर का बेट लूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं सुरजीत जी का कहीं मैं काम कर रहा हूँ, उनकी कहीं वैलिडेट कर रहे हैं. नहीं वैलिडेट नहीं, मैं उनकी कहीं अचीवमेंट को मैं छीन रहा हूँ, तो वो नंबर मैं उन पे छोड़ देता हूँ. ओके. पर मैं एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ. देखिए, मैं जैसे मैंने कहा, इस चुनाव के दौरान मेरी काफ़ी स्टेटों में कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ एक्सपोजर हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि लगता है कि सपोर्ट बेस जो है बहुत सॉलिड है. जो वेव की जो बात जो चल रही थी, जब प्रो इनकम्बेंसी होती है ना, तो क्योंकि जो भी आंकड़े होते हैं, एक तो है जो मतदाता जो आते हैं वोटिंग बूथ में, दूसरा कि उसके पहले इसको कैसे प्रकट करते, उनका उत्साह या उनका आक्रोश जो भी है. मुझे लगता है कि जब प्रो इनकम्बेंसी होती है, उसको प्रकट करने का तरीका कुछ और होता है, तो और सोबर होता है कि
पर वो ज़रूर अलग अलग जहाँ मौका होता है वो आ जाते हैं और अंत में वोटिंग के लिए आ जाते हैं। तो मुझे एक लगा कि बहुत सारे स्टेट्स में प्रो इनकम्बेंसी है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, मेरा खुद अनुभव है कि कुछ स्टेट्स जैसे केरल में काफ़ी जा चुका हूँ पिछले साल, और इस बार मैं चुनाव के लिए तेलंगाना भी गया था। वहाँ जो है, जो भाजपा के ट्रेडिशनल स्टेट्स नहीं है, वहाँ मुझे सचमुच एक उभरता हुआ वो ऊर्जा मुझे सेंस होता है। तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। जो इन्होंने कहा कि पिछले बार हमारे जो पूरे वोट का प्रतिशत जो था 37.37 था, 5% और बढ़ेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी बढ़े। ये मुझे भी लगता है जो अपने एक्सपीरियंस के नंबर जो हैं बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो स्टेट वाइज थोड़ा सा आप अगर और इस पर रोशनी डालें, उसके बाद बैटल ग्राउंड स्टेट की बात मैं भल्ला साहब से करूंगा। आई विल नॉट स्ट्रेस मनीष फॉर दैट। सो केरला, no, he can plan his employment on that basis. he will definitely have a view on it. So केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों की बात बीजेपी की तरफ से आ रही है कि यहाँ तो हम बढ़ेंगे ही। इसका बेसिस क्या है? देखिए, इसका बेसिस एक तो है, भाजपा जो है बहुत प्रोफेशनल सीरियस पॉलिटिकल पार्टी, माने तुक्का नहीं लगाती, कोई अनुमान नहीं देता आपको। कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, ब्लॉक बाय ब्लॉक, अल्टीमेटली बूथ बाय बूथ एनालिसिस होती है, बूथ से ऊपर आता है। तो जब ये कहते हैं कि इस स्टेट में हमें इतने मिलेंगे, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ नंबर बताए, तो ये सोच समझ के आपको बताए। इसीलिए जो आपने भी कहा कि 370 जो है एक किस्म से चलिए नारा है, कहीं ना कहीं देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मोदी जी ने ऐसे नंबर नहीं दिए होंगे, कहीं सोचा होगा इसके बारे में। और जो मुझे लगता है कि आजकल डेफिनेटली दिखाई देता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां हम अपनी पोजीशन उसको हम रख पाएंगे, हमारी जितने सीट मिले थे कम से कम उतने मिलेंगे। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे आपने कहा, बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्रा में, केरल में, हमें लगता है तमिलनाडु में, यूपी में हमारे सीट्स बढ़ेंगे। जी भल्ला साहब, जहाँ घटेंगे उसके बारे में जिन राज्यों को लोग कोट करते हैं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस पर, वो है महाराष्ट्र में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, और वेस्ट बंगाल को भी डिबेट कर ही रहे हैं लोग, और कर्नाटक को एक सर्टेनिटी मानते हैं कि वहाँ बीजेपी की सीटें कुछ कम होंगी। नॉर्थ में ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करके कह देते हैं कि शायद 2-4 राजस्थान में कम हो जाए। ये मोटा मोटा कमेंट्री आपने सुनी हुई है। आप इस पर क्या व्यू रखते हैं कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट आप कौन सा वॉच कर रहे हैं जहाँ चेंज हो सकता है? देखिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन स्टेट वाइड एनालिसिस, मगर महाराष्ट्र को मैं आपको ये कहूँगा कि लोगों को पता भी नहीं किसके लिए वोट कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है कि 5 पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं। तो ज़्यादातर मैं यही एम्फसाइज करूँगा कि हवा जो है, जो हमने पहले शुरू में बात की थी वेव का, हवा ये है कि परफॉर्मेंस भाजपा की बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आप पूरे 70 साल देख लीजिए, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हुई कभी जो पिछले 10 साल में हुई है। तो इसलिए चाहे आप उड़ीसा में हों, चाहे आप वेस्ट बंगाल में हों, अब ये एक तो एजुकेटेड पॉपुलेशन हो गई है, लोगों को पता है ये जो मशीन जो है ये सारी दुनिया के पास है और हिंदुस्तान में भी सबके पास है। तो न्यूज़ जो होती है वो बड़ी फास्ट ट्रैवल करती है, ये लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ पे जो कहते हैं वो ट्रेडिशनल एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ ये वो, यही होता है वेव में कि लोगों पहले भी वेव हुई थी जी। और यही होता है इस वेव में और इस इलेक्शन में कि एक
कंसेंसस सा हो गया कि परफॉर्मेंस जो भाजपा की है एक बहुत अच्छी है। दूसरा कंसेंसस ये हो गया है कि ऑपोजिशन का ना तो कोई आइडिया है ना कोई लीडर है। तो मैंने तो कभी इलेक्शंस में ये नहीं देखा कि फेसलेस पर्सन और पार्टी विन्स। तो इसलिए आप, मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे इस इलेक्शन में, इस चुनाव में। और ये देखना है कौन सा रिकॉर्ड। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात देख रहे हैं तो आपको एनडीए की सीट्स देखनी चाहिए। और अगर आप और वही सबसे ज़्यादा बात ही है। और अगर मेरे को बताइए, जब मैं वोटिंग बूथ में जाऊंगा तो ऑपोजिशन ने क्या मेरे को बताया कि ये करेंगे, ये बदलाव लाएंगे और इसलिए लाएंगे और इसलिए तो मेरे को वोट दो। तो मैंने ऐसी वन साइडेड इलेक्शन देखी नहीं आज तक देखी। बिल्कुल। और आपने जैसे वोट शेयर का नंबर दिया, वैसे जस्ट टू कंक्लूड इन 5 सेकेंड्स, आपका सीट का नंबर क्या है? देखिए, पहले से मैंने कहा है 330 से 350 भाजपा का अपने तौर से। आप अभी इस पर होल्ड कर रहे हैं? हाँ, 330 से 50 बीजेपी अलोन। अलोन मैं आप इस पे होल्ड अब कर रहे अगर हैं? आप बेटिंग मार्केट में जाएंगे, अलायंस के लिए कोई वोट बेट नहीं लेता। ठीक बात है। हाँ, हाथ का छाप लोटस का छाप, अच्छा। एक वो कमल का छाप। दूसरा कि 330 और 350 पहले मैंने कहा था 3-4 महीने पहले। अब उसमें और किताब में ये भी लिखा है कि 370 हो सकता है। तो आप मिड पॉइंट ले लीजिए, कुछ कारण है। मिड पॉइंट ले लीजिए 350। जी जी जी। और संभवतः उसका कारण यही है कि देखिए, पीक पॉपुलैरिटी में भी बीजेपी के खिलाफ जनमत, पब्लिक ओपिनियन तो 60% है। इट इज़ अबाउट मोबिलाइजिंग एंड कन्वर्टिंग योर सपोर्ट बेस टू वोटर एंड टर्नआउट, and opposition miserably fails there. They assume that there are large chunks of masses supporting them, but they don't get converted into the voter. On this side, let me just, there's been a lot of discussion on the turnout has fallen, this, that, etc. And, the election commission published some turnout numbers too late, ye wo. And I'll also like to give one other point. Ke the kind of pessimistic appraisals of the BJP in their vote shares and this is, I think, laying the groundwork for the familiar accusations कि rigging हुई है। वो कहेंगे देखो जी, हमारे इलेक्शन स्पेशलिस्ट ने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, दूसरे ने ये कहा था, तीसरे ने ये कहा था, और आप ये दिखा रहे हैं कि 350 370 है। यहाँ तो जरूर वोट विकिंग होगी। जी बिल्कुल। ये प्लान है। बिल्कुल। मनीष, आपका इस पर कोई थॉट? मैं नंबर के तौर पर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछता हूँ, सो दैट यू डोंट come under pressure to predict a number. But you are free to predict. But you are free to predict. So, are you looking at a very strong comeback, record-breaking comeback, or a simple majority? See, ये भगवान की इच्छा तो नहीं थी कि 70 साल लगे इंडिया के 100 करोड़ लोगों को cross Britain's GDP with 6 crore people. There was a 1955 Avadi resolution which was codified in the 1956 second 5-year plan. We delivered mass democracy, but we did not deliver mass prosperity. And this was not God's will. And I think, when I 1994, when I landed in the US, there was a front page article on the Wall Street Journal for college. I went there. It said, India is more interesting than important. I hope that journalist is eating the newspaper on which she wrote that. Because what's happening in India is not once in a decade or once in a millennium, it's once in the lifetime of a country. 50% of our FDI since 1947 has come in the last 5 years. In 2021, we exported more software than Saudi Arabia did oil. Yes. And there are 50 factory refugees running around from China who will soon set up factory employment in India. That was not true 10 years ago. So I would say that
The next 25 years for India are very different for the last 25 years. Not because of luck, because of what has happened. Absolutely. Manish, there is a consensus in what you are saying. My last question to you, then I'll go for concluding remark to the minister. वो ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो अब तेज़ी से क्लोज हो रहा है, पहली फिक्र ये डेटा है। दूसरी बात कि इंडिया की अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी अब सामने है। ग्लोबली इंडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे प्लेस हो गया है अनडाउटेडली, लेकिन जो पॉलिसी इंटरवेंशन और जिस एग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो मैं 3 टॉप आइडियाज आपसे पूछूं तो वो क्या है? One would just continue to reduce the regulatory cholesterol. India has been Let the market work. challenging. No, I mean, I don't think we want Ronald Reagan or Margaret Thatcher, but regulatory cholesterol has been high, which has been brought down in the last 10 years. We should just continue that momentum. I think the most important one is Atmadeepo Bhav, as the Buddha used to say, be your own light. We need to renovate our human capital, which is universities, skills, schools, translation. I mean, it is just a unique time. And, you know, there's 16, as I said, so no poor country exports $250 billion of software or $50 billion of pharmaceuticals or gets $120 billion of remittances. You know, the 17 million diaspora will go to 30 million and we will receive $300 billion of remittances in the next 25 years. World's biggest young able-bodied workforce supplier. It's a global workforce made in India. We will have phones made in India. We will have cars made in India. So I think that human capital is probably always been our strength. It had got rusted because the 1948 Radhakrishnan report, the 1968 National Education Policy, the 1986 created this apartheid between education and employability. We looked down upon skills. We never focused on government schools. Right. NEP is a document which finally gives Purna Swaraj to the education system. We are now free to do what we want. So you will already see human capital as long as we implement NEP over the next 10 years. Absolutely. जयशंकर जी, आपसे मैं चाहूँगा कि आप इसको अब समराइज़ अगर करें तो एक सवाल के साथ। एनडीटीवी ने अभी प्रधानमंत्री जी का जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बातें कहीं। एक तो ये भारत का वक्त है, इंडिया सेंचुरी, और दूसरी बात कि स्कोप, स्पीड, स्किल और साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और द पॉलिसी इंटरवेंशन जो भी वो करेंगे, 100 दिन प्लस 25 दिन की भी बात हुई है कि उसमें एक रोड मैप सामने आ जाएगा कि सरकार आगे क्या करने जा रही है। हम लोग आपसे वो थोड़ा इंटेल चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट मनीष जस्ट अंडरलाइंड। देखिए, इंटेल के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि वो अगले सरकार मोदी जी तब तय करेंगे। पर मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है, इट इज़ अ नेशनल इलेक्शन। एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल वोट नेशनली। कि जितने लोकल प्रॉब्लम्स होंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं है, पर अंत में जब लोग बटन दबाएंगे उनके मन में होगा कि भाई हम मोदी जी पे विश्वास करते हैं या किसी और पे विश्वास करते हैं। और जैसे सुरजीत जी ने कहा, कोई और का चेहरा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तो जो रिज़ल्ट आएगा, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं पता, पर ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ जो भी आपके मन में जो नंबर है उससे अच्छे आएंगे। ये मैं ज़रूर आपको बता सकता। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो मुझे इसको कंसीड करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लेता हूँ। हाँ, जो मुझे लगता है कि जो भाजपा के पक्ष में है, ये है कि 10 साल का रिकॉर्ड है और जो आगे का भविष्य का जो पिक्चर जो हम पब्लिक के सामने रखते हैं वो बहुत माने ऑप्टिमिस्टिक कि हम देश को कहीं ले जाएंगे। मुझे लगता है आज देश का ये मूड है, जो फॉरेन पॉलिसी का भी जो इंटरेस्ट जो है, कि देश को लगता है भाई ये लोग खड़े हैं, जब भारत का हित होता है देखिए बोलने के लिए तैयार हैं, अड़ने के लिए तैयार हैं। तो देश का ये आज जो मूड जो है, और युवा पीढ़ी खासकर उनको ऐसा लगता है। तो एक साइड से जो विज़न आपको मिलता है कि विकसित भारत, अमृतकाल विकसित भारत, हम देश को ले जाएंगे। दूसरा कि भाई सब कुछ बेकार है, अरे पता नहीं संविधान का क्या हो जाएगा, तो जो डराने की जो कोशिश हो रही है। और जो स्वाभाविक है, देखिए ह्यूमन नेचर है कि आप तो वो ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ही लेंगे, खासकर अगर रिकॉर्ड है।
पहले का अगर रिकॉर्ड है तो आप उसी दिशा में जाएंगे। तो आगे जो आपका जो आपने जो इंटर लेने की जो कोशिश की, हमें सबको कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बताया गया था कि हम तैयारी करें। तो सब जो अलग अलग मंत्रालयों ने अपना अपना कुछ सजेशन दिया है। चुनाव के समय में भी मोदी जी जो हैं समय निकाल के उसका फीडबैक देते हैं, तो ये काम अभी भी जारी है। पर मुझे लगता है कि जो भी अभी 10 साल में जो हुआ है, जब वो कहते हैं कि ये ट्रेलर है वो आगे ले जाएंगे, ये इसको हल्का नहीं लीजिएगा। कि मुझे लगता है कि वो जो है एग्जैक्टली जो मनीष जी ने कहा कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी, जो सनराइज इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं, जो आज जो हमने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत नेग्लेक्ट किया पिछले 30 साल, और अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इस देश में हो नहीं सकता, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है। तो ये जो है आप इसको कैसे ज़मीन, क्योंकि मोदी जी की खासियत ये है, विज़न भी है पर ज़मीन में उतारने की वो स्किल टैलेंट भी है, और माने थोड़े ही समय एग्जीक्यूशन के माइक्रो डिटेलिंग में वो बहुत ज़्यादा ये आप देखेंगे कि जो 125 डेज में ऐसी चीज़ें आएंगी, बड़े प्रैक्टिकल होंगे, बहुत इम्प्लीमेंटेबल होंगे, और ये जो है आपको खुद लगेगा कि ये विकसित भारत की एक दिशा के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, देश वहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जो सारी बातें हुई उसको मैं अगर समराइज़ करूं और आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, वो ये है कि हेल्थ, एजुकेशन जैसे चैलेंजेस तो एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ टैक्सेशन का जिक्र किया मनीष ने भी। दूसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एफडीआई चाहिए, एफडीआई के चैलेंजेस हैं। इसलिए जिस तरह का इनवाइटिंग, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर चाहिए हाई ग्रोथ के लिए, और उसमें स्टेट्स का रोल बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे इंटरव्यू में इस पर हाईलाइट किया कि ये दोनों अगर इन सिंक हो जाएं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। इसमें क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है कि एक तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर ज़रूर इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि एक तो इन्वेस्टर कम्युनिटी क्या देखती, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखती, दूसरा ये भी देखती है कि कोई भी सरकार तीसरे टर्म में आए तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले 2 टर्म में जो अनुभव के हिसाब से जो आपको करेक्शन, ट्वीकिंग वगैरह जो करनी होती है वो भी आप कर लेंगे। पहले 2 टर्म का फीडबैक पॉजिटिव है, इसलिए आपके एफडीआई के आंकड़े, रेमिटेंसेस के आंकड़े इतने ज़्यादा हैं। तो अब जो अलाइनमेंट, जो सेंटर और स्टेट का जो अलाइनमेंट जो है, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद मान लीजिए कोई स्टेट, वहाँ की शासन जो है एनडीए की शासन, एनडीए का पार्टनर ना हो या भाजपा की सरकार ना हो, मुझे लगता है उस समय वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनका भी हित है इसमें। तो अभी पॉलिटिक्स होने दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मजबूरी है, वो किसी गठन में शामिल हुए हैं, उनको खुद पता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पर उनको करना पड़ता है तो कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन के बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे इसके बाद। बिल्कुल। एक विषय और टच करना चाहूँगा ब्रीफली, वो ये है कि भारत की विदेश पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई, पब्लिक कन्वर्सेशन में बड़ा मुद्दा बन गया, और इंडिया का वक्त है, ये भी सही है। लेकिन हमारे नेबरहुड के जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, या वो इफ़ेक्टिवली एड्रेस नहीं हो रहे, ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है। उस पर आप क्या आगे देखते हैं होने जा रहा है? देखिए नेबरहुड में चैलेंजेस हैं और होंगी, आगे भी होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि एक तो नेबरहुड उसके कारण ही चैलेंजेस हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां दूसरे तीसरे देशों के साथ आपको compete करना पड़ता है, पर जैसे हमें जो है घर में अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, हमें सीमा के बाहर भी कंपटीशन के लिए अपनी काबिलियत, इसको भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ कि देखिए जो कूटनीति, जो फॉरेन पॉलिसी जो होती है, ये कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी होती है। आप कभी, आप पे कोई एहसान नहीं करेगा, आपसे कोई आपको मदद नहीं करेगा। इसमें हमें अपने बल पे चलना चाहिए। और जो आप जो कह रहे हैं कि चुनौतियाँ होती है, इसमें थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन भी होता है। जैसे अब लोग कहते हैं कि अरे भाई मालदीव में सब चीज़ बिगड़ गया। अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि मालदीव में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि स्थिति इतनी ख़राब है या रिश्ते इतने माने बदल गए हैं।
अगर आप तुलना में देखें, मालदीव में पहले भी एक इंडियन कंपनी को एयरपोर्ट से हटाया गया था। श्रीलंका में देखें, वही श्रीलंका जो बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, जो हम्बान टोटा पोर्ट 2008 में उन्होंने किया था, वही श्रीलंका हमारी छवि वहाँ बदल गई कि हमने उनके संकट के समय में मदद की थी। बांग्लादेश में देखिए, हमारे यहाँ उग्रवादी अलगावादी जो हैं बांग्लादेश के ज़मीन से ऑपरेट करते थे, अब वो सब बंद हो गया। नेपाल में देखिए, वो नेपाल जो सालों से कहता था कि हम कुछ भी होगा हम भारत को बिजली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अब वो तो बहुत उत्सुक है, क्योंकि अब उनको लगता है कि भाई ये तो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर बन सकते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी रेवेन्यू बन सकती। तो मैं जो है कभी कभी प्रोपेगेंडा भी होता है, लोग जो हैं जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत माने मैच्योर तरीके से अपने नेबरहुड में नीति चलानी होगी। और हमारी कोशिश है कि अगर हम नेबरहुड को स्ट्रक्चरली, माने उनके साथ रोड, पानी, बिजली, सड़क, ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ के एक रीजन बनाए जिसमें उनको भी लगता है कि भारत के प्रगति में उनका भी फ़ायदा है। ये हमें भावना जो है, हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में बहुत बड़ा फर्क आया। थोड़ा सा रोड मैप की झलक आपने इस विषय पर तो दे ही दी है। वक्त की कमी है, वरना इस चर्चा को राइबेटिंग चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल थोड़ा गुस्ताखी माफ़ बोलते हुए आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सरकार की कंटिन्यूटी की गारंटी है, वैसे विदेश मंत्रालय में भी कंटिन्यूटी की गारंटी दे दें? विदेश मंत्रालय तो परमानेंट होती है। विदेश मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री तय करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल। जयशंकर जी, मनीष जी, सुरजीत जी, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। सबको अब 4 जून का इंतज़ार है। एक बात तो कही जा सकती है जो जिस पर सर्वानुमति है, वो ये कि दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में ये सबसे रेयर और हिस्टोरिकल चुनाव है। इसका आउटकम सिर्फ भारत को ही नहीं, दुनिया को शेप करेगा। और बैटल ग्राउंड फिनाले में इस चर्चा को हम 4 जून तक आगे बढ़ाते जाएंगे। नंबर पे जो स्पेकुलेशन था, इससे ज़्यादा नज़दीक और इससे ज़्यादा रिस्क हम ले नहीं सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।